नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अपना पहला जो बुक है ये पूरा समाप्त कर लिया था। ठीक है, इसका जो आखिरी चैप्टर था विचारक विश्वास और इमारतें, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम अपना दूसरा बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का बुक है, तो इसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। देखो, जो आपका पहला बुक का विषय सूची है वो इस प्रकार से दिखता है। इसमें टोटल 4 चैप्टर आपके हैं। इन चारों चैप्टर को मैंने आपको पढ़ा दिया है। और इन चारों चैप्टर के जो वीडियो होते हैं ना, इसके जो वीडियो होते हैं वो आप मेरे प्ले लिस्ट पर देख सकते हो। प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन आता है, हमारे चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ना राइट साइड में दिखिएगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे प्ले लिस्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हो क्लास 12th न्यू कोर्स हिस्ट्री, तब आपको जो है ये मिल जाएगा। इसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएंगे। देखो, जो आपका दूसरा बुक है उसमें आपका जो विषय सूची है उसमें इतने चैप्टर आपके दे रखे हैं। ठीक है, इतने चैप्टर को आपको पढ़ना है दूसरे बुक के अंदर। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। अगर आप पहले बुक को जोड़कर देखोगे तो ये आपका 5वां अध्याय है। अगर आप दूसरे बुक के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये आपका पहला अध्याय है। ठीक है, वैसे आपका ये 5वां अध्याय है जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए। समाज के बारे में इनकी क्या समझ थी और समय सीमा इतनी दूर की आपकी चलेगी। तो शुरू करते हैं अपना ये 5वां चैप्टर। देखो, मध्यकालीन इतिहास हमारा शुरू हो चुका है। ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का पहला वीडियो है और चैप्टर हमारा 5वां है और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, मैं ये चैप्टर आपको 3 वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको अल बिरूनी बताऊंगा, अल बिरूनी के बारे में बताऊंगा। और उसने पुस्तक भी लिखा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका पूरा जीवन परिचय बताऊंगा और बताऊंगा यात्री जो है, लोग जो है यात्रा क्यों करते थे और 3 यात्री कौन से आए थे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर का ध्यान से आप इसका नाम पढ़ो। नाम क्या है? यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी क्या समझ है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक। यहाँ पर जो है ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास है। इसमें ईसा पूर्व की बात नहीं चलेगी क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास जो है ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी पढ़ेंगे। अभी 2023 चल रहा है। जब आप आधुनिक इतिहास पढ़ोगे ना तो उसमें जो है महात्मा गांधी जी का भी जिक्र आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो है आप 26 जनवरी 1950 तक पहुँच जाओगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। हम चल रहे थे 2600 ईसा पूर्व से, और इसका एंड कहाँ पे होगा? इसका एंड होगा 26 जनवरी 1950 को, जब भारत में संविधान लागू हो गया था। तब तक का जो है ये सफ़र हमारा चल रहा है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने मध्यकालीन इतिहास पर, और इसमें जो भी बातें होंगी वो ईसा पूर्व पे नहीं चलेगी। वो सब जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद हमारा सारा कहानी जो है वो चलेगा। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। देखो, आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हो तो आप उसको पॉज करो 1 मिनट के लिए, और यहाँ पर आके हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम ऐप पर है, उसका नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ऐसा आप सर्च करोगे तो आ जाएगा ऊपर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, और बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे आकर पूछ सकते हो। ठीक है, पहले हम समझते हैं इसका जो सिलेबस है वो आपका क्या है। आपका जो बोर्ड एग्जाम है, जो आपका बोर्ड है, उसने आपके लिए इस चैप्टर का क्या सिलेबस निकाला है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, यात्रियों के विवरणों के जरिए जो मध्ययुगीन समाज था, मध्यकाल का जो हमारा समाज था, वो 3 यात्री कैसे सोचते थे समाज को। सामान्य पर्यावलोकन। ठीक है, यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्ययुगीन समाज एवं सांस्कृतिक जीवन की रूपरेखा जो है कैसी थी, मतलब वो कैसा समाज था उस समय। ये जो 3 यात्री थे इन्होंने किस प्रकार सोचा था, भारत को किस प्रकार देखा था। उनके लेखों की कहानी, उन्होंने कुछ कुछ अपना मतलब बुक भी लिखा था, उन्होंने पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, उन्होंने कहाँ और क्या कहाँ पे यात्रा करा और कहाँ क्यों किया यात्रा, ये भी आप समझोगे। उन्होंने क्या और किन किन के लिए लिखा। ठीक है, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उदाहरण समझेंगे अल बिरूनी के बारे में, इब्न बतूता और हमारा फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, विचार विमर्श होगा इसके ऊपर।
और यात्रियों के बारे में समझेंगे और पूरा इतिहास समझेंगे, इतिहासकारों की व्याख्या समझेंगे, सब समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका चौथा अध्याय था, विचारक, विश्वास और इमारतें, इसको मैंने आपको 4 वीडियो में कराया है। ठीक है, चैप्टर लॉन्ग था, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो में ना कराऊँ, 2-3 वीडियो में कराऊँ, तो 4 वीडियो बन चुका है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है हर टॉपिक को। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये जो टॉपिक है इसको मैंने अपने लैंग्वेज में बनाया है। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका इतना टॉपिक बनता है। अगर आपने ये 14 टॉपिक को समझ लिया ना तो आपका चैप्टर समाप्त। यानी इस चैप्टर में से आपके टोटल 14 टॉपिक बनते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं बनेगा। आप इस 14 टॉपिक को समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बिल्कुल अलग बताया। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे जो है आपको कोई टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाएगा कि इस समय इसमें जो है इतने टॉपिक हैं, इसमें इतने हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिया है, तो आपको समझ में आएगा। और देखो, ये जो हमारा टॉपिक है ना, इसको मैं आपको 3 वीडियो में कराऊंगा। ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम सिर्फ ऊपर के समझेंगे। देखो, पहला टॉपिक समझेंगे यात्री, दूसरा टॉपिक समझेंगे कि लोग यात्रा क्यों करते थे, तीसरा समझेंगे कि अल बिरूनी का जीवन परिचय कैसा है, चौथा टॉपिक समझेंगे कि अल बिरूनी भारत क्यों आया था, और पांचवा टॉपिक समझेंगे कि किताब उल हिंद जो है ना, ये अल बिरूनी ने लिखा था, इसको हम समझ लेंगे। बस यही हमारा आज का जो ये टॉपिक है इस वीडियो का। तो सबसे पहले आपको ना मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों बुक में अंतर क्या है। इन दोनों बुक में अंतर आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, पहला जो आपका बुक था ना, उसको जब आपने पढ़ा था तो आपका दिमाग जो थोड़ा सा इधर से उधर हो चुका होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका होगा। ये जो किताब है ना, भाग 1, ये आपको थोड़ा अलग दुनिया दिखाएगा। लेकिन जो भाग 2 है, ये आपको थोड़ा सा अलग दुनिया दिखाएगा। कैसे? देखो, जो प्राचीन इतिहास होता है ना, उसका मतलब ही होता है प्राचीन, यानी बहुत समय पहले की कहानी, उसको हम कहते हैं प्राचीन। अब देखो, प्राचीन में कोई समय सीमा नहीं है कि हम भाई 2000 पहले पढ़ेंगे, 2000 पहले की कहानी पढ़ेंगे, 3000 पहले की कहानी पढ़ेंगे, 4000 पहले की कहानी पढ़ेंगे। इसमें कोई सीमा ही नहीं है। इसमें आप 10,000 साल पहले की भी कहानी पढ़ सकते हो, 20,000 साल पहले की भी पढ़ सकते हो, तो इसमें सीमा नहीं है। इसको हम कहते हैं प्राचीन काल। लेकिन जो हमारा मध्ययुगीन समाज है, मध्ययुगीन काल है, मध्यकालीन किताब है, इसमें आप जो है ना, प्राचीन और आधुनिक जो जमाना है, इन दोनों के बीच का जो जमाना था, जो समय था, जो काल था, जो वक्त था, उसको आप इस बीच वाले किताब के अंदर पढ़ते हो। इसके बाद एक किताब और आ जाएगा जो हमारा होगा आधुनिक इतिहास। समझ गए? मेरे को तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, आपको थोड़ा जानकारी तो हो गया होगा। देखो, इसके बाद जो आपका बुक आएगा उसका नाम रहेगा आधुनिक इतिहास। मैं आपको बताना चाहूँगा, दुनिया का सभी इतिहास देख लो। दुनिया के जितने इतिहास हैं, 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, इतना होता भी नहीं है लेकिन मान लो जितना भी साल पुराना जो है इतिहास है, दुनिया के सभी इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन तीनों इतिहास के अलावा दुनिया के अंदर कोई ऐसा इतिहास नहीं है जिसके लिए बुक बने। समझ गए? ये 3 ही समय होता है जिसको हम इतिहास को इन तीनों समय के अनुसार पढ़ते हैं। समझ रहे हो? ये है, तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। समझ गए? अगर मान लो आपको इतिहास पढ़ना है तो आप दुकान पे जाओगे, बोलोगे कि मुझे एक प्राचीन इतिहास दे दो, वो प्राचीन ही देगा आपको। समझ गए? आधुनिक बोलोगे तो आधुनिक ही देगा। तो जो हमारा इतिहास होता है 3 भागों का होता है, आप समझ गए। तो बात करते हैं इन दोनों किताब के अंतर की बात, मतलब इनके बारे में समझते हैं। देखो, जो पहला आपका किताब था, इसमें आपने ईसा पूर्व से पहले वाली कहानी आपने जो है समझा था, वो वाला। और 600 ईस्वी तक तो आपने समझ ही लिया था। जैसे मौर्य साम्राज्य था, ठीक है, शुंग वंश था, ठीक है, नंद वंश था, ये आपने उसमें समझ लिया था। महाजनपद काल भी समझ लिया था, 16 महाजनपद का जिक्र था, वो आपने समझ लिया था। बौद्ध धर्म समझ लिया था, जैन धर्म समझ लिया था। तो आज जो हमारा दूसरा किताब है, इसमें हम समझेंगे अपना ईसा मसीह के जन्म के बाद की कहानी से लेकर 1857 तक का जो समय है वो हम इसमें समझ लेंगे। 1857 भी ना कहूँ तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 1797 में तो वर्धमान में एक नीलामी की गई थी, तो यहाँ समय हमारा पहुँच जाएगा लगभग 1800 से, समझ सकते हो। यानी 19वीं शताब्दी तक का जो समय सीमा है ना, वो आपका इस बुक में कवर हो जाएगा। इसके आगे जो भी बचेगा आज तक का, वो हमारा हो जाएगा आधुनिक इतिहास। ये हमारा पहला वीडियो था, इसलिए मैंने तो इसलिए मैंने जो है आपको जानकारी थोड़ा ज़्यादा दिया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है।
तो पहले हम समझते हैं इस चैप्टर का अर्थ क्या होता है। देखो, आप जब भी चैप्टर पढ़ोगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अर्थ समझ में आ जाएगा ना, तो ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। अब जरा आपको इसको वर्ड को समझो, क्या वर्ड कहना क्या चाहता है। कहना चाहता है यात्रियों के नजरिए। यात्री किसे कहते हैं? देखो, आप अगर दिल्ली से बिहार जाते हो, किसी बस में जाते हो, तो बस वाले के आप क्या हो? यात्री हो। बस वाला आपको क्या कहेगा? यात्री कहेगा। समझ गए? या फिर आप किसी और जगह से कहीं किसी और जगह जा रहे हो, किसी बस में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, टेम्पो में जा रहे हो, या फिर किसी भी वाहन से जा रहे हो, किसी भी परिवहन से जा रहे हो, वो परिवहन वाला आपको क्या कहेगा? एक यात्री कहेगा। समझ गए? तो जो 3 यात्री भारत में आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, ठीक है, तीनों अलग अलग जगह से आए थे, तो तीनों यात्रियों के जो नजरिए है ना, जो दृष्टिकोण है, वो भारत के ऊपर कैसा है। ये जो 3 यात्री हैं, पहला ये हमारा है अल बिरूनी, ये हमारा है इब्न बतूता, और ये हमारा है फ्रांसवा बर्नियर। अब देखो, इन तीनों व्यक्ति में 300 साल 600 साल का गैपिंग आपको देखने को मिलेगा। ये तीनों व्यक्ति के जो इनका जो उम्र है ना, वो बराबर नहीं है। तीनों की उम्र में 300 साल, इनमें 300 साल, इनमें सीधा 600 साल का फर्क है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप समझ गए चैप्टर का अर्थ। और देखो, 10वीं से 17वीं सदी का समय काल क्यों है पता है? क्योंकि 11वीं शताब्दी में जो है ना, अल बिरूनी भारत आया था। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था। और 17वीं शताब्दी में जो फ्रांसवा बर्नियर है, ये आया था। तो आना कब शुरू हुआ? आना 11वीं शताब्दी में हुआ। यानी समय हमारा 11वीं से उठेगा। और ख़त्म कहाँ पे हुआ? तो आप कहोगे 17वीं शताब्दी। समय काल में क्या दिया हुआ है? 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में कौन आया था? तो आप कहोगे फ्रांसवा बर्नियर। और देखो, 10वीं शताब्दी हम इसलिए कहते हैं, 11वीं शताब्दी होना चाहिए इसका समय काल, क्योंकि अल बिरूनी जो है 11वीं शताब्दी में आया था। लेकिन हम इसे 10वीं कह रहे हैं क्योंकि कुछ बदलाव जो है ना, उससे पहले भी हो गए थे। कुछ यात्री पहले भी आए थे, जिनका जिक्र यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे पहले जो भी मैंने आपको बताया, वो सिर्फ परिचय था, समझने की बातें थी। अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। वीडियो को स्किप मत करना। और आपको पता है कि मैंने आपको कहा था, अगर आप वीडियो देखते हो, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ताकि आपको जानकारी हो सके। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जो है 90% नंबर दिलवाऊंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट में, अगर आप मेरे वीडियो को रोज़ देखते हो और हर चीज़ को समझते हो तो। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि कौन से यात्री भारत आए थे। पूरा चैप्टर ही हमारा यात्रियों के ऊपर घूमेगा। तो पहले हम 3 यात्रियों से हेलो कर लेते हैं कि वो यात्री कौन से हैं। पहला हमारा है अल बिरूनी। ठीक है, ये हमारा पहला यात्री आ गया। दूसरा हमारा इब्न बतूता। ठीक है, ये हमारा दूसरा यात्री आ गया। तीसरा हमारा है फ्रांसवा बर्नियर। अब इसे हम फ्रांसवा बर्नियर क्यों कहते हैं पता है? ये मुगल काल में आया था, जब मुगल काल चल रहा था। और मुगल काल का जो समाप्ति है वो 1857 देखने को मिल जाता है, क्योंकि उस समय विद्रोह हो जाता है, वो अलग काल हो जाता है। लेकिन जब मुगल काल है ना, मुगल काल थोड़ा लंबे समय तक चलता है। और मुगल काल की स्थापना कैसे हो, मैं आपको बताऊंगा आगे वाले चैप्टर में। ठीक है, अल बिरूनी का फोटो देखो, इस प्रकार से दिखता है ये। ठीक है, इब्न बतूता इस प्रकार से दिखता है, और फ्रांसवा बर्नियर इस प्रकार से दिखता है। पहले आप इन तीनों के बारे में थोड़ा समझो। ये तीनों यात्री क्यों आ रखे थे, क्या था इन लोगों का मकसद। पहले आप ये समझो कि जो अल बिरूनी है ना, वो 11वीं शताब्दी में आया था। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। इतिहास में 100 साल को कहने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसे शताब्दी कहते हैं। अगर हमको कहना है कि भाई ये जो है ना समय काल 100 साल का है, तो 100 कहने की बजाय हम इसको एक शब्द में ये भी कह सकते हैं कि सदी, एक सदी या एक शताब्दी। अगर हमने एक शताब्दी या एक सदी कह दिया, तो हमने 100 वर्ष का नाम ले लिया। ठीक है, तो 1001 से लेकर 1100 के बीच में आया था ये हमारा अल बिरूनी। इतिहासकारों को पूरा नहीं पता है। ठीक है, इसलिए 100 साल के गैपिंग है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं शताब्दी में देखते हैं। अगर पूरा फिक्स डेट पता होना इसका, ऐसा मुश्किल है। अगर पूरा पता होता तो मैं आपको सीधा कह रहा था कि भाई इतने दिन में, इतने बजे, इतने समय पे आया था ये। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे इतिहासकार इनको शताब्दी में देख रहे हैं। ठीक है, फिक्स डेट नहीं पता इनका। 14वीं शताब्दी में जो है इब्न बतूता आया था, और 17वीं शताब्दी में हमारा आया था फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों को बारी बारी समझेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अल बिरूनी को समझेंगे। अगला पार्ट आएगा हम इब्न बतूता को समझ लेंगे। अगला पार्ट आएगा हम फ्रांसवा बर्नियर को समझ लेंगे।
अब हम बात करते हैं लोग यात्रा क्यों करते थे, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो दिल्ली में है, कितना अच्छा वो दिल्ली में है। अब उसको दिल्ली से जाना है कहाँ, तो आप कहोगे कोलकाता। तो जाना है कोलकाता। अब कोलकाता उसको क्यों जाना है, क्या रीजन है, उनको समझते हैं। देखो, पहला तो हो जाएगा कार्य की तलाश में। अगर जो व्यक्ति दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, अगर उसको कोई कार्य वहां पे करना है, कोई जॉब करना है, कोई नौकरी करना है, कोई काम करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है, तो वो मनुष्य दिल्ली छोड़कर जाएगा कोलकाता। ये हमारा यात्री करने का पहला कारण, यात्रा करने का पहला कारण हो जाता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाओ। देखो, अगर दिल्ली में कुछ आपदा आ गया तो मनुष्य कहीं और जाता है, क्यों जा रहा है, तो मनुष्य जब कहीं भी जा रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, यात्रा करना। अब यात्रा कैसे कर सकता है, या तो मान लो कि प्राकृतिक आपदा है यहाँ पर, इसलिए मनुष्य यहाँ जा रहा है, ठीक है, या तो कार्य की तलाश में जा रहा है मनुष्य दूसरी जगह। समझने का कोशिश करो मैं किस तरह समझा रहा हूँ। व्यापारी के रूप में, अगर मनुष्य मान लो व्यापारी है, व्यापार करता है, ठीक है, व्यापारी है वो, तो उसको पैसों के लेन देन में, प्रोडक्ट के बेच में, या फिर मतलब कैसे भी बेचने में, सामान को बेचने में तो जाना पड़ सकता है। ये भी हमारा प्रमुख कारण हो जाता है। सैनिक के रूप में, मान लो कोई राजा महाराजा है, वो कहेगा कि भाई यहाँ पे युद्ध हो रहा है, अब तुम सैनिक जो है ना वो तैयार हो जाओ, यहाँ से तुमको यहाँ जाना है। अब मनुष्य यात्रा तो कर रहा है, लेकिन किस रूप में कर रहा है, क्यों कर रहा है, कारण क्या है, तो आप कहोगे सैनिक है वो। सैनिक है तो करना तो पड़ेगा ही। पुरोहित के रूप में, मान लो कि पूजा पाठ करा रहा है, वो पंडित है, ठीक है, तो उसको जाना पड़ेगा वहां पर, यात्रा उसको करना ही पड़ेगा। देखो, कारण तो बहुत हो सकते हैं, अभी देखेंगे तो बहुत कारण है। मान लो किसी का बीमार, कोई बीमार है तो हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, किसी का कोई और परेशानी है तो हमको जाना पड़ेगा, वो भी कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल मेन कारण बता रहा हूँ, जो इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। आपके जो पेज है ना, पेज शुरू में देख लो, ये सभी पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो यात्रियों का नजरिए वाला चैप्टर है ना, उसका जो पहला पेज है, वहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। सारा पॉइंट मैंने आपका वहीं से उठाया है, ठीक है। पॉइंट तो बहुत बनते हैं, लेकिन थोड़ा बुक का भी पॉइंट आप रहने दे सकते हो। बुक जो है ना वो आप इम्पोर्टेंट है, इतिहास की भावना से प्रेरित होकर, ठीक है, ये हमारा पहला, ये भी हमारा पॉइंट बन जाता है। भूत दृश्य के लिए, मान लो कोलकाता में ऐसा चीज है जिसको देखने के लिए व्यक्ति इतना इतना परेशान हो गया, उसको जाना ही है, उसका मन इतना कर रहा है उस जगह जाने के लिए, वो रुक ही नहीं सकता, तो भी प्रमुख कारण है भू दृश्य, यानी भूमि का जो दृश्य है वो देखने की। समझ गए, ये है। अब हम समझते हैं अल बिरूनी। यहाँ से हमारा जो है अल बिरूनी वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो आप मोबाइल को एकदम कस के पकड़ लो, और जो हेडफोन होता है ना आपके पास, वो भी आप लगा सकते हो अपने कानों में, ठीक है, ताकि जो है आपको मेरी आवाज़ एकदम बराबर सुनाई दे और चैप्टर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आए, ठीक है। अब ये देखो, ये अल बिरूनी है, इसका भारत के ऊपर क्या दृष्टिकोण है, क्या समझता है, ठीक है। समय सीमा तो मतलब ये आया था 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ, ये भारत क्यों आया, ठीक है, ये सब समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि अल बिरूनी का जीवन परिचय, इसका जो जीवन है, लाइफ है, उसका क्या मतलब इंट्रोडक्शन है वो समझते हैं। इसका जन्म जो है ना, आधुनिक एक समय है, एक स्थान है, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसमें एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिजम। ख्वारिजम में जो है ना, सन 973 में, 973 में जो है इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे, तो आप कहोगे उज्बेकिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिजम, वहाँ पे इसका जन्म हुआ था। जिस जगह अल बिरूनी का जन्म हुआ था ना, वहाँ पे जो शिक्षा का स्तर था ना, बहुत ही मतलब अच्छा था। वहाँ की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा थी, बहुत ही अच्छी शिक्षा थी, सभी लोग वहाँ पे खुश थे, शिक्षा थे, बहुत अच्छा था वो, ठीक है। अल बिरूनी ने उस समय जो है सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। ये जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसने अच्छी शिक्षा जो है प्राप्त की थी। कहाँ से, ख्वारिजम से। ख्वारिजम एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे जो है उस समय शिक्षा का स्तर बहुत ही अच्छा था, वहीं इसने पढ़कर अच्छा शिक्षा जो है प्राप्त किया था। इसको कौन कौन सी भाषाएं आती थी, तो आप कहोगे सीरियाई का बहुत बड़ा ज्ञानी था, फारसी वाला मतलब फारसी भाषा का बहुत बड़ा ज्ञानी था, हिब्रू जो भाषा है इसको भी समझता था, संस्कृत भाषा का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था, ठीक है। इन चारों भाषा का जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था, कौन, अल बिरूनी। समझ में आ रहा है, देखो, अल बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी। यूनानी जो भाषा है ना वो अल बिरूनी को नहीं आती थी, लेकिन जो इब्न बतूता है, फ्रांसवा बर्नियर है, उनको आती थी।
अल बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो प्लेटो की जो है ना कुछ पुस्तकें पढ़ता था वो, ठीक है। ग्रंथ पढ़ता था, कुछ चीज़ें पढ़ता था ये, ठीक है। नहीं आती थी उसको यूनानी भाषा, फिर भी वो पढ़ता था, फिर जानकारी लेता था वो, है ना। अब हम समझते हैं कि अल बिरूनी जो है भारत क्यों आया, इसका मकसद क्या है, ये भारत आगे क्या कहना चाहता है, क्यों आया था। देखो सन 1017 1017 में जो ख्वारिज़म नामक जगह है वहाँ पे आक्रमण हो गया, ठीक है। आक्रमण हो गया, बहुत सारे सैनिक मारे गए, ठीक है। आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, पूरा युद्ध हिंसक माहौल बन गया, ठीक है। लोग मारे गए, ठीक है। बहुत खून खराबा हुआ, ये माहौल हुआ। कब हुआ, तो आप कहोगे 1017 में ख्वारिज़म नामक जगह पर ये आक्रमण हुआ था। यह आक्रमण जो है सुल्तान मोहम्मद ने किया था। अल बिरूनी को पता था कि आक्रमण किसने किया है, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण करने के बाद ख्वारिज़म के सभी कवि और विद्वान को अपने साथ राजधानी गजनी ले गए। क्या हुआ ना कि पूरा आक्रमण हो गया, पूरा युद्ध का माहौल बन गया, हिंसक माहौल बन गया। और ये युद्ध इसलिए हुआ था कि जो सुल्तान मोहम्मद था, इसने सोचा कि मैं युद्ध करता हूँ और सीधा वहाँ के जो कवि हैं और जो बहुत बड़े विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको उठाओ और ये अपने गजनी ले गए। गजनी एक जगह है, ठीक है। वहाँ पे जो है ये सुल्तान मोहम्मद जो है वो ले गए सभी कवियों को। जिन विद्वान को सुल्तान मोहम्मद अपने साथ अपने राजधानी गजनी ले गए थे, उनमें से अल बिरूनी भी एक था। जब पंजाब का हिस्सा जो है ना वो सुल्तान मोहम्मद के नियंत्रण में आ गया, तब अल बिरूनी को भारत में रुचि बढ़ गई। समझ गए, भारत में रुचि जो है अब बढ़ रही है। कब, जब पंजाब वाला जो हिस्सा है ना वो इसके हिस्से की ओर चला गया, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद। तब इसकी जो रुचि है अल बिरूनी की वो बढ़ जाती है भारत आने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने क्या समझा। अभी हमने समझा यात्रा लोग यात्रा क्यों करते थे, ठीक है। और हमने समझा कि अल बिरूनी का जो जीवन परिचय है उसको हमने इसमें समझ लिया, ठीक है। हमने ये भी समझ लिया कि अल बिरूनी जो है भारत क्यों आया, उसका मतलब रुचि कैसे बढ़ा भारत आने पर। अब इसने जो है ना एक पुस्तक लिखी थी। अब पुस्तक क्या था, तो आप कहोगे पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। उल हिंद नामक पुस्तक की रचना जो है इसने की थी। ये जो है ना अल बिरूनी इसके लेखक हैं, आप सभी को पता है। ये जो है ना इसकी भाषा सरल थी, अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये जो अल बिरूनी जो किताब लिखा था जिसका नाम था उल हिंद, ये जो है सीधा अरबी भाषा में लिखी गई थी। सरल और स्पष्ट वर्णन इसमें हमें देखने को मिल जाता है। विषय वस्तु की बात करें तो यह एक विस्तृत ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसमें हमें त्यौहार के बारे में, धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, मूर्ति कला, मापतंत्र, कानून, विज्ञान, सभी के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलती है, तो आप कहोगे किताब उल हिंद, ठीक है। असली किताब है ये, आप देख सकते हो गूगल पे जाकर, आपको ये किताब मिल भी जाएगा। इस पुस्तक में 80 अध्याय थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक अनुमान लगाया गया कि लगभग 80 हो सकते हैं, ठीक है। शैली की बात करें तो प्रारंभ में एक प्रश्न होता था और सांस्कृतिकवादी जो परंपराएं थे ना उस पर आधारित होता था। ये प्रश्न पूछे जाते थे और अन्य संस्कृति के साथ इनकी तुलना होती थी। एक प्रश्न होता था सांस्कृतिक वादी जो परंपरा के लोग थे उनका, और इनको अन्य संस्कृति के साथ मैच करते थे, ठीक है। ये कुछ इसकी शैली थी। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो हमारा समाप्त हो जाता है। आगे हमारा पार्ट 2 आएगा, उसमें हम जो है इब्न बतूता के बारे में समझेंगे। बहुत ही अच्छा यात्री था। आप वीडियो का इंतज़ार करें, अगला वीडियो भी आपको मिल जाएगा जल्दी, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट लगा, इस वीडियो में पढ़ाए हुए में कुछ भी आपको डाउट लगा, तो आप मुझे सीधा जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, कोई भी आपका क्वेरी है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का पूछ सकते हो, और बाकी आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो आपको बस एक ही काम करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना होता है, और वीडियो को एक लाइक करना ये आपके लिए बनता है, और बाकी शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अगर 2-3 बच्चों को भी आप शेयर करोगे तो बहुत फ़ायदा होता है। तो फिर मिलते हैं अपने अगली